हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे BSOG 171 इंडियन सोसाइटी इमेजेस एंड रियलिटीज़। हम लोग ब्लॉक 2 पढ़ रहे थे इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस। इसमें से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था यूनिट 6 लैंग्वेज एंड रिलीजन, और इसमें से कल मैंने आपको लैंग्वेज रिलीजन इंटरफेस इन मिडिवल कंटेक्स्ट तक पढ़ा दिए थे। आज हम बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक से, ब्रिटिश इंडिया एंड लैंग्वेज। तो ये रहा हमारा सबसे पहला, ब्रिटिश इंडिया एंड लैंग्वेज। हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, सिर्फ रिलीजन बेसिस पे नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी, है ना। लैंग्वेज भी एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे डाइवर्सिटी को डिनोट करने में। तो देखो, जब इंग्लिश यहाँ पे आए तो वो यहाँ के एजुकेशन को प्रमोट करना चाहे अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, ना कि यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो सबसे मेजर रीज़न जो दिया जाता है कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का प्रमोट क्यों किया गया, ताकि यहाँ के लोगों को इंग्लिश में एजुकेट कर सके और क्लर्क के जॉब के लिए, यानी कि छोटे पोस्ट का जो जॉब होता है उसके लिए यहाँ के लो वेज लेबरर्स को ले ले। तो इससे क्या होगा, मोरल बढ़ेगा, लगेगा कि यहाँ के लेबर को जॉब मिल रहा है। अब यहाँ के लेबर तो लो वेज में भी काम करते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता, उसके एक्सपेंडिचर कम होते। बाहर से जो ब्रिटिश यहाँ के काम करते वो यहाँ के लेबर के अकॉर्डिंग ज़्यादा सैलरी मांगते, लेकिन यहाँ के जो इंडियन पीपल थे उसे वो क्या करते, लो वेज में हायर कर लेते थे, ठीक है। ये था हमारा पहला रीज़न। दूसरा रीज़न जो है ये है कि यहाँ के लोगों में एक वेस्टर्न कल्चर जनरेट करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो किस तरीके से आए थे, ट्रेडर्स, है ना, ट्रेडर्स के तौर पे आए थे। वो क्या चाहते थे, उसके ब्रिटेन में जितने भी सामान इंडिया में आ रहे हैं उसके लिए डिमांड हो, ठीक है। तो डिमांड कब होगा, जब हम यहाँ के लोगों के माइंड में वेस्टर्न कल्चर को उसके दिमाग में ढाल देंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, उसे ब्रिटिश की तरह रहना अच्छा लगेगा, वेस्टर्नाइजेशन में ढलना अच्छा लगेगा। तो दूसरा रीज़न यही था कि यहाँ के इंडियंस को ब्रिटिश के अकॉर्डिंग जनरेट कर देना, ठीक है। तो लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अथॉरिटी के लिए, और जिसे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आता उसे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इंडियन के माइंड में आया कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो हमें जॉब नहीं मिलेगा। तो इंडियंस को क्या करना पड़ा, ऑप्ट करना पड़ा इंग्लिश एजुकेशन। और इससे धीरे धीरे क्या हो गया, ये क्लास डिवाइड क्रिएट कर दिया। इससे जो लोग अफोर्ड कर पाते थे वो तो अच्छे पोजीशन में पहुंच गए, और जो पुअर थे उसे रीजनल डिस्पैरिटीज़ का सामना करना पड़ा, डिफरेंसेस झेलने पड़े, ठीक है। तो ये सारे चीज़ थे। पर ऐसा नहीं था कि सारे लोग इंग्लिश को ही ऑप्ट कर रहे हो। कुछ लॉयल इंडियंस थे जिसे अपने मदर टंग्स पे ज़्यादा विश्वास था इंग्लिश के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात ये थी कि सारे लोग एफर्ट नहीं कर पाते थे इंग्लिश एजुकेशन लेना, तो जो रिच लैंड ऑनर्स, मनी लेंडर्स, ये लोग होते थे वो सारे एफर्ट कर पाते थे, और जो पुअर मार्जिनल लेबर्स थे, पीपल थे, वो सारे क्या कर रहे थे, इसे अफोर्ड नहीं करके लोकल लैंग्वेज को वैल्यू दे रहे थे। तो इस वजह से भी क्या हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बन पाया इंग्लिश। और दूसरा क्या था, वोमेन को अलाउ नहीं था एजुकेशन के लिए, तो वोमेन तो इंग्लिश नहीं पढ़ पाई, वो लोकल लैंग्वेज में ही कंफर्टेबल हुआ करती थी। तो इस तरीके से क्या हुआ, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बन पाया, ठीक है। तो ब्रिटिश का ड्रीम था कि इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इसके दो कारण थे। पहला तो मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके से इंग्लिश एजुकेशन सब लोग एफर्ट नहीं कर पाए, और दूसरा यहाँ पे बहुत लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। तो ऑल ओवर कंट्री में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, जिसके वजह से इंग्लिश को वैल्यू ना देकर सारे लैंग्वेजेस को वैल्यू देने पड़े, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ कि इंग्लिश को वो नेशनल लैंग्वेज में मेटरलाइज कभी नहीं कर पाए। ये था लिंग्विस्टिक के आधार पे। अब देखो, अब ब्रिटिश को लगा कि इंडियन सोसाइटी तो डिवाइड नहीं हो रही लैंग्वेज बेसिस पे, इंग्लिश को वो ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पा रहे, तो उन्होंने अपनाया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इसके बारे में तो सबको पता था। ये स्टार्ट कब से हुआ, जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मुस्लिम्स को एक शक की निगाहों से देखा जा रहा था कि इनके वजह से ही क्या हुए, सारा रिवॉल्ट स्प्रेड हुआ। तो मुस्लिम सिपोइस को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था, क्योंकि उन्हें ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता था 1857 के रिवॉल्ट के लिए। इसके बाद क्या हुआ, 1857 के बाद दूसरा पार्टीशन जो देखने को मिला वो मिला 1905 में, जब बंगाल को अलग कर दिया गया था, ठीक है। और इसे अलग क्यों किया गया था, क्योंकि नेशनलिज्म राइज हो रहे थे, और इसका जो एपी सेंटर था, यानी कि जहाँ से नेशनलिज्म इमर्ज हुए थे, वो था बंगाल। तो ब्रिटिश को लगा कि अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये पूरे ऑल ओवर कंट्री में स्प्रेड कर जाएगा। इसीलिए इस वजह से 1905 में वो
रिलीजन के अकॉर्डिंग बंगाल को डिवाइड कर दिए, ठीक है, क्योंकि बंगाल जो था वो मुस्लिम मेजोरिटी रीजन था, इसीलिए उसे डिवाइड कर दिया गया रिलीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम पढ़े इसमें, ठीक है। तो इसके आगे क्वेश्चन है, इसे भी देख लो। क्वेश्चन देखो, सबसे पहला है व्हाट आर द रीजंस दैट मेड ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन इन इंडिया। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या क्या वो रीज़न थे जिसके वजह से इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे इम्पोज किया गया। तो सबसे पहला रीज़न में आप क्या लिखोगे, लो वेज क्लर्कियल जॉब के लिए, ठीक है। और दूसरा रीज़न क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे लोगों में डिमांड पैदा करना था इंग्लिश गुड के लिए, तो वेस्टर्नाइजेशन इमर्ज करना था इंडियन पीपल में। तो ये भी एक रीज़न था इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे इम्पोज करने का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश टू प्रैक्टिस डिवाइड एंड रूल इन इंडिया। अभी मैंने आपको बताया 1857 के बाद क्या हुआ, वो सारे मुस्लिम्स को शक की निगाहों से देखने लगे, है ना, तो उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो गया। तो ये सारे चीज़ थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग वेयर फैशन एज द मार्शल रेस ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि ब्रिटिश किसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, तो इसका आंसर होगा सिख, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू अंग्रेजों का जीना हराम करके रखे हुए थे, ठीक है। और सिख को इन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए दिया क्योंकि सिख ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे 1857 रिवॉल्ट्स के बाद से ही। जब से ब्रिटिश पंजाब को अपने अंडर में लिए तब से सिख क्या कर रहे थे, ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे और हमेशा से लॉयल रहे थे ब्रिटिश के लिए, ठीक है। लेकिन जब नेशनलिज्म इमर्ज किया तो उस टाइम में हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ने ही अंग्रेजों को बहुत परेशान किए, ठीक है। और बुद्धिस्ट तो हमारे इंडिया से बहुत पहले ही गायब हो चुका था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स है। बस आपको मान के चलना है कि बुद्धिस्ट हमारे इंडिया में अब माइनॉरिटी बन के रह गए हैं, या फिर है भी तो हिंदुइज्म के साथ ही मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो ऐसा ही हट गया, हिंदू और मुस्लिम, ये तो तबाह करके रखे हुए थे अंग्रेजों को, तो प्रेफरेंस किसको गया, सिख को, ठीक है। आई होप ये चीज समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियाज प्लूरलिटी। अब देश आज़ाद होने के बाद किस तरीके से यहाँ के डाइवर्सिटी को मैनेज किया गया ये हम पढ़ेंगे, और इसमें सबसे मेजर रोल प्ले किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और दूसरी बात है प्लूरलिटी, इसे हम कैसे समझे थे कि यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन द सेंस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को तो मैनेज कर लिया गया था, किस तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेफ गार्ड, यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस को पार्ट ए ऑफ 8th शेड्यूल में मेंशन किया गया है और 99 लैंग्वेजेस को पार्ट बी में यानी कि नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस के तौर पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो लैंग्वेज के लिए तो सेफ गार्ड मिल गए, अब है रिलीजन के लिए, ठीक है। तो रिलीजन के लिए देखो, रिलीजन का सेफ गार्ड यानी कि रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशन किस वर्ड से जाना जाएगा, सेक्युलरिज्म, है ना, सेक्युलर वर्ड। क्या आपको पता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम में सेक्युलर वर्ड इंक्लूड नहीं किया गया था। ये कब आया, ये आया 42nd अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। ये कब हुआ था, 1976 में, जब इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था, तो उस वक्त इस सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया। अब इसका रीज़न है कि क्यों सेक्युलर वर्ड को इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया। तो एक सबसे अच्छा रीज़न है वो मैं बता देती हूँ। सेक्युलर इंडिया के टर्म में देखो ना तो इसका मीनिंग एकदम अलग ही होता है वेस्टर्न सेक्युलर के मीनिंग से, ठीक है। तो हमारा सेक्युलरिज्म क्या है, हमारा स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजन के कामों में, ठीक है, और रिलीजन इंटरफेयर नहीं करेगा गवर्नमेंट के कामों में। लेकिन जब कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होगा या फिर कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर वो वायलेट होता है तो हमारा गवर्नमेंट रिलीजन में इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। ये हमारा सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न थॉट को देखें, उसकी सेक्युलर का मतलब एकदम अलग ही होता है, ठीक है। वहाँ पे एक ब्रॉड लाइन खींच दिया जाता है, इधर है रिलीजन, इधर है गवर्नमेंट, ये क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा इंडिया में नहीं है, ठीक है। ये सारे थे सेक्युलर के बारे में। उसके बाद देखो, ऐसा नहीं है कि पहले रिलीजन को अधिकार नहीं मिला था, 42nd अमेंडमेंट के बाद ही ऐसा हुआ, ऐसा नहीं था। आर्टिकल 25 से 30 में हमें सारे राइट है, रिलीजन के भी और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट भी है, ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 तक में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और आर्टिकल 29 to 30 में हमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट प्रोवाइड है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि 25 to 30 में जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोवाइड करता है इंडियन पॉपुलेशन को राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस, प्रोपगेट एंड प्रोफेस एनी रिलीजन,
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 42nd अमेंडमेंट में सेक्युलर वर्ड इंक्लूड किया गया तभी सारे रिलीजन को यहाँ का अधिकार मिला। ये इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ था, बस वर्ड ऐड कर दिया गया था 42nd अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रिलीजन का भी राइट मिल गया और लैंग्वेज का भी राइट मिल गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, हम यहाँ के प्लुरलिटी को, यहाँ के डाइवर्सिटी को एक प्रॉपर राइट प्रोवाइड किए और सारे डिस्क्रिमिनेशन से सेफगार्ड प्रोवाइड किए। ठीक है, तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उसके बाद देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, इसे देख लो। विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन्स, राइट ब्रीफली अबाउट देम। तो अभी मैंने आपको तुरंत बताया कौन कौन से थे, वो देख लो। आर्टिकल 25 to 30 में लिखा हुआ है सारे रिलीजन और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में, तो इसे आपको इंक्लूड करना है और इसी में आपको अच्छे से डिटेल में लिखना है कि हमें 25 to 30 में राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस, प्रोपगेट एंड प्रोफेस एनी रिलीजन, इसकी राइट प्रोवाइड की गई है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच वन ऑफ दीज हैव द हाईएस्ट स्पीकर स्ट्रेंथ। तो अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि टोटल कितने लैंग्वेजेस थे। टोटल देखो 22 लैंग्वेजेस पार्ट ए यानी कि शेड्यूल लैंग्वेज है और 99 लैंग्वेज पार्ट बी में जो कि नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस है। तो ये हो गए क्वेश्चन के आंसर। और दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि इसमें से हाईएस्ट स्पीकर स्ट्रेंथ किसका है, तो ऑब्वियसली हिंदी का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। कब लिंग्विस्टिक बेसिस यानी कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। तो अभी मैंने आपको लैंग्वेज बेसिस पे नहीं पढ़ाया है, बट इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर होगा 1956। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिया के स्टेट को डिवाइड किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है, देख लो, लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग स्टेट बाउंड्रीज। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस थे, तुरंत पार्टीशन हुआ था, फिर यहाँ के लोगों को भी लगता था कि हमारे इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, अगर इसी तरीके से हुआ तो इंडिया और भी छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा। तो जब इंडिपेंडेंस हुआ था उस टाइम में टोटल 571 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। ठीक है, जो कि टोटल मिला के फॉर्म किए 27 स्टेट्स। ये था टेम्पररी अरेंजमेंट। ठीक है, लेकिन इस टेम्पररी अरेंजमेंट को हमें यहाँ के लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग परमानेंट बेसिस पे ऑर्गेनाइज करना था। ठीक है, तो बताती हूँ आगे, उसके पहले ये देख लो मैप। यहाँ पे देखो कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, नेपाली, बंगाली, उड़िया, मराठी। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्या किया गया है, स्टेट को डिवाइड किया गया है। ठीक है, लेकिन ये तो टेम्पररी बेसिस पे था ना, लेकिन इसे परमानेंट बेसिस पे एक स्टेट बनाना है, एक कंट्री फॉर्म करना है, तो उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो सबसे पहला कमीशन बनाया गया था 1948 में, एसके धर कमीशन। ठीक है, तो इस कमीशन को काम दिया गया था कि क्या यहाँ के स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया जाए या नहीं। ठीक है, तो इन्होंने अपने रिकमेंडेशन में दिया कि कंट्री को लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाए। ठीक है, इसके बाद फिर बना JVP कमेटी। ये JVP का मतलब क्या है, J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और P से है पटाभी सीतारमैया। ये इसके मेंबर थे और 3 मेंबर थे, इसीलिए इसका कोई चेयरमैन नहीं था। ठीक है, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज को बेसिस मानना चाहिए कंट्री को अरेंज करने के लिए, इन्होंने भी ये चीज़ रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहला जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ ना लैंग्वेज के लिए, ये कब स्टार्ट हुआ, 1953 में। ठीक है, जब तेलुगु स्पीकिंग पीपल डिमांड कर रहे थे कि हमें आंध्रा बना के दो अलग। ठीक है, तो तेलुगु स्पीकिंग पीपल डिमांड कर रहे थे कि हमारे लिए एक अलग लिंग्विस्टिक स्टेट होना चाहिए, आंध्रा। ठीक है, इसके लिए बहुत एजिटेशन हुआ, बहुत प्रोटेस्ट हुआ। एजिटेशन के साथ साथ एक लीडर थे कांग्रेस के, पोट्टी श्रीरामालू, उनकी डेथ हो गई थी 56 डे की हंगर स्ट्राइक से। ठीक है, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया था कि हमें आंध्रा बना के दो। तो इस वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट को बात माननी पड़ी और सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना था आंध्रा। ठीक है, उसके बाद लास्टली एक कमीशन बना 1956 में, फजल अली कमीशन। ठीक है, ये नाम याद रखना है क्योंकि इसी बेसिस पे आज का इंडिया बना हुआ है, फजल अली कमीशन। ठीक है, इन्होंने माना कि हाँ लैंग्वेज बेसिस हो सकता है कंट्री को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन इन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया।
रिजेक्ट करने का भी कारण था, इससे क्या होता, इंडिया के यूनिटी पे असर पड़ता। ठीक है, तो ये मान लिया कि हाँ ठीक है, हम लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिया को रीऑर्गेनाइज कर देंगे। तो इनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग उस टाइम में 14 स्टेट और 6 यूटीज बनाए गए, 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, वो सारे कौन कौन से स्टेट और यूटीज है ये आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हो गया, इतने सारे 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बन जाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले पीपल थे। ठीक है, जैसे 1960 में वायलेंस स्टार्ट हुआ बॉम्बे में कि यहाँ पे गुजराती स्पीकिंग पीपल और मराठी स्पीकिंग पीपल को अलग करो। ठीक है, तो पहले क्या था ना, गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया एक ही था, बट 1960 में एजिटेशन स्टार्ट हुआ और इसके बाद क्या हुआ, गुजरात और महाराष्ट्र अलग हो गए। तो ये एक लैंग्वेज बेसिस पे बना स्टेट। ठीक है, उसी तरीके से फिर नागालैंड क्रिएट हुआ 1963 में। उसके बाद 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हो गया और हिमाचल प्रदेश को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पंजाब से कट के बनाए गए थे। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होने लगा, धीरे 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 करके बहुत सारे स्टेट में से छोटे छोटे स्टेट्स कट के निकल के आए और आज हमें पता है कि कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज है। तो ये था लैंग्वेज एज ए टूल टू ऑर्गेनाइज स्टेट बाउंड्रीज। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से एक लैंग्वेज से इतने सारे स्टेट्स निकल कर आए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सारे बुक में दिए गए हैं। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप वो कर लोगे क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे हमारे दूसरे चैप्टर में, यूनिट 7। ठीक है, तो इसे मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगी। आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। आप एक बार कंटेंट देख लो, मैंने सारे चीज़ कवर करा दिए हैं। मेडिवल कंटेक्स्ट तक तो मैंने आपको पहले ही करा दिया था, आज ये तीनों टॉपिक्स हम कवर कर लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।